हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके ABFM का जो मॉड्यूल बी है उसका यूनिट 8 देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट से आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को स्टूडेंट्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और सभी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम क्रैक होने में मदद हो। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, जो मॉड्यूल बी का यूनिट 7 था स्टूडेंट्स, जो कि था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज़, जो कि पूरा थियोरेटिकल था, हमने कंप्लीट किया। और आपके एग्ज़ाम के लिए मॉड्यूल बी और सी का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हमने अभी जो मॉड्यूल ए है उसके कुछ टॉपिक्स 3 यूनिट्स कंप्लीट करके मॉड्यूल बी स्टार्ट किया है। जल्द ही हम वो मॉड्यूल ए के भी 3 यूनिट्स बचे हुए कंप्लीट करेंगे। सो ये यूनिट 8 में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, after studying this unit you will have a better understanding of financial leverage, degree of financial leverage and its behavior, operating leverage and combined leverage. Introduction. We use a lever to enhance the impact or force a push to move an object. The simplest example of a lever is a seesaw, which has a long bar with a fulcrum and 2 children sitting on the bar, one on each side of the fulcrum. A lightweight child can lift the heavier child on the other side if his distance from the fulcrum is more than distance from the heavier child. ठीक है, that distance of the heavier child. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझते हैं। पहले ये बोलना क्या चाह रहे हैं, उन्होंने बेसिकली आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम से समझाया है, एग्जाम्पल से। आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि लेवरेज होता क्या है। लेवरेज मतलब एक तरीके का एडवांटेज, ऐसा समझिए। ठीक है, इन नॉर्मल लाइफ लेवरेज मतलब एडवांटेज। यहाँ पे एक सी सॉ का एग्जाम्पल दिया है जो कि हम बचपन से खेलते हैं, गार्डन में रहता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज़ ये एक सी सॉ है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, ठीक है, जिसका वेट है 50 kg सपोज़, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, सपोज इसे कहते हैं पर्सन ए और इसे कहेंगे पर्सन बी। इसका वेट है सपोज़ 20 kg। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सीसॉ में जब हम बैठते हैं तो जिस पर्सन का वेट ज़्यादा है वो साइड में आपका जो सीसॉ का रॉड है वो झुकेगा। ऑब्वियसली हैवी पर्सन तो नीचे जाएगा ना। लेकिन जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, देखिए ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे सीसॉ एग्जैक्टली अटैच रहता है, ये रॉड, ठीक है, सेंटर पॉइंट कह सकते हैं आप इसे कहते हैं फल्क्रम। तो वो क्या बोल रहे हैं ये एग्जाम्पल में, ये टॉपिक में, कि अगर मैं जो लाइट वेट पर्सन है ना उसका ये फल्क्रम से डिस्टेंस बढ़ाऊँ। ठीक है, जैसे कि सपोज़ जनरली कैसा रहता है, जब हम गार्डन में सीसॉ में बैठते हैं तो ये जो फल्क्रम है ये सेंटर में रहता है और वहाँ से दोनों सीट जो रहती है जहाँ पे 2 पर्सन बैठते हैं उनका डिस्टेंस सेम रहता है। लेकिन एज पर लेवरेज रूल, अगर मैं फल्क्रम का एक साइड का जो डिस्टेंस है, एक साइड का रॉड है, उसका डिस्टेंस मैं बढ़ाऊँ, मतलब ये जो 20 kg वाला पर्सन है ये यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बैठेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है देन इन दोनों का डिस्टेंस, ये 50 kg वाला जो हेवी पर्सन है इनका डिस्टेंस। तो एक पॉइंट के बाद जब वो डिस्टेंस एक पॉइंट के बाद ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो लो वेट वाला पर्सन है ना ये जाएगा नीचे। मतलब इन दिस केस ये 20 kg वाला पर्सन का वेट हैवी हो जाएगा, क्योंकि वो सीसॉ के रॉड का जो फल्क्रम से डिस्टेंस है, मतलब जो पॉइंट जहाँ से वो अटैच्ड है वहाँ से डिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो रॉड का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ऑपोजिट साइड में जो हेवी बंदा बैठा है, ठीक है, जो ऑपोजिट साइड में हेवी पर्सन बैठा है
ठीक है, वो केस में ये हेवी पर्सन को भी ये उठा लेगा। यही कॉन्सेप्ट है लेवरेज। लेवरेज को आप एक ऐसा पॉइंट बोल सकते हो, एक ऐसा एडवांटेज जहाँ पे आप कितना भी हैवी पर्सन हो, एक पॉइंट फलक्रम का, और वो कितना भी हेवी पर्सन जो सीसॉ में बैठा हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, उसको वो उठा लेगा, उसके आधे वेट वाला पर्सन भी। यहाँ पे अगर 10 kg वाला पर्सन भी है और वो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा डिस्टेंस कवर कर लेगा फ्रॉम द फलक्रम, फ्रॉम द पॉइंट वेयर सीसॉ इट अटैच, और अपोजिट साइड में अगर 100 kg वाला भी बैठा रहेगा तो वो पॉइंट पे 10 kg वाला 100 kg वाले को भी उठा सकता है। मतलब 10 kg वाला नीचे रहेगा और 100 वाला ऊपर, या 20 वाला नीचे रहेगा, 50 वाला ऊपर, तो वो पॉइंट उसी को कहते हैं लेवरेज। ये हुआ नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल। अभी समझते हैं इसे फाइनेंस के केस में। स्टूडेंट्स, फाइनेंस के केस में, बिजनेस के केस में इसे कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब एक ऐसा पॉइंट बिजनेस में जहाँ पे आप कितना भी बड़ा रिस्क उठाओ वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगा। वहाँ पे वो एक तरीके का आपको बिज़नेस में एडवांटेज मिलेगा, और वो आप कैसे समझ सकते हो, ये फलक्रम के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अगर ये हम फाइनेंस के केस में देखते हैं तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अगर ये हम ऑपरेशंस जो बिज़नेस में हम परफॉर्म करते हैं उसके केस में देखते हैं तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो, फाइनेंस और ऑपरेटिंग दोनों के, जनरली बिजनेसेस में ये होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट भी हम कंसिडर करते हैं। तो कंबाइन लेवरेज में भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप ऑपोजिट में कितना भी आप बड़ा रिस्क उठाओ, लेकिन एक परफेक्ट रेशियो ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज़, योर इन्वेस्टमेंट एंड योर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एक तरीके का आपको लेवरेज वहाँ पे मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा, और वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आपको वो पॉइंट मिलता है तो। ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं वीडियो में। सिर्फ आप समझिए कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, लेवरेज का मतलब क्या है। एक बार आपने लेवरेज का मतलब समझ लिया तो चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, किसी भी केस में आप आराम से क्वेश्चंस कर जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीसॉ वाला एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक है, तो यही केस में गैलीलियो क्या कह रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि फिर से हम पढ़ते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि लेवरेज होता क्या है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या कहा था, द सीसॉ विच हैज़ अ लॉन्ग बार विथ अ फलक्रम एंड 2 children सिट ऑन अ बार, one on each side of a fulcrum. A lightweight children can lift a heavier children on other side if his distance from the fulcrum is more than distance from the heavier child. मतलब क्या, अगर heavier child का फलक्रम से डिस्टेंस जितना है वो डिस्टेंस से ज़्यादा अगर लाइटेस्ट चाइल्ड जो बैठा है उसका डिस्टेंस रहेगा, तो लाइट वाला चाइल्ड है, लाइट वेट वाला चाइल्ड, वो हेवियर वाले को उठा देगा। और यही प्रॉपर्टी ऑफ लेवर हैज़ प्रॉम्प्टेड गैलीलियो टू से गिव मी अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड आई कैन लिफ्ट द अर्थ। मतलब क्या है, गैलीलियो कह रहे हैं कि मुझे एक वो पॉइंट सपोर्ट का दे दीजिए फलक्रम में, ताकि मैं अर्थ को भी उठा पाऊँगा। मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट ऑपोजिट में बैठा हो सीसॉ में, अगर आपका वो सेंट्रल पॉइंट जिसे हम फलक्रम कहते हैं, जिसमें सीसॉ अटैच रहता है, उससे आपका पॉइंट, आप लाइट वेट हो लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू हेवियर वाला पर्सन बैठा है, तो आप ऑपोजिट में कितना भी हेवी पर्सन जो चाहे वो अर्थ के वेट का हो, आप उसे उठा लोगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है एज इमेजिनरी, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 50 और 20 kg के चाइल्ड से हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, ये हम क्यों समझ रहे हैं लेवरेज का ऑन एग्जाम्पल, ताकि यही लेवरेज, यही एडवांटेज हम अभी ये चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम ही है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस। द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन बिजनेस। व्हेन यू अप्लाइड टू ऑपरेशंस इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड व्हेन यू अप्लाइड टू फाइनेंस फंक्शंस इट नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ आपको मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको वो समझने हैं और फिर उनको अप्लाई करना है। सो लेट अस स्टार्ट। फाइनेंशियल लेवरेज देखते हैं होता क्या है। द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस इक्विटी शेयर होल्डर्स एम टू एनहांस रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। द मेजर ऑफ देयर रिटर्न इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। देखिए, जो बिज़नेस के ओनर्स रहते हैं, जिनको आप इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हो, वो हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट किया है बिज़नेस में, उसमें उनका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो।
अगर उन्होंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो वो कोशिश करेंगे कि उनका मैक्सिमम अमाउंट उसमें से रिटर्न हो। तो यही कॉन्सेप्ट जो कि उनका एक्सपेक्टेशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है? ओनर्स ऑफ अ बिजनेस हु आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं अर्निंग पर शेयर। व्हेन दे कंडक्ट बिजनेस विदाउट एनी डेट दे अचीव अ सर्टन EPS, मीन्स अर्निंग पर शेयर को EPS बोलेंगे, इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। If they bring more equity, profit is absolute terms which will increase but EPS will remain the same. कभी कभी क्या कहते हैं, जो बिजनेसमैन रहते हैं, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो ओनर्स, वो कोई भी डेट लिए बिना, कोई भी लोन लिए बिना बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक मैक्सिमम तरीके का इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह से लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनका जो अर्निंग पर शेयर है बढ़े। लेकिन उससे क्या होता है, अगर वो लोन नहीं लेते और सिर्फ वो इक्विटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो चाहे उनका कितना भी प्रॉफिट हो, उनका अर्निंग पर शेयर कम रहेगा, क्योंकि उनको बाकी के इक्विटी होल्डर्स को भी इक्वल प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। इक्विटी का हमने लास्ट चैप्टर में ही तो कॉन्सेप्ट देखा था कि आपको सबका इक्वल शेयर रहेगा प्रॉफिट का। फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स एनहांसिंग EPS विदाउट शेयर होल्डर्स ब्रिंगिंग मनी देमसेल्व्स बट बाय बोरोइंग। तो बोरोइंग करके फाइनेंशियल लेवरेज हम कैसे अचीव कर सकते हैं ताकि शेयर होल्डर्स का मनी बीच में लाया नहीं जाए। ठीक है, देखते आगे वो क्या कह रहे हैं। थ्रू अ डेट एन ऑर्गेनाइजेशन विल एक्वायर असेट्स विच विल एड वैल्यू टू द बिजनेस। तो लोन लेके, डेट लेके ऑर्गेनाइजेशन अपने असेट्स खरीदेगा और वो असेट्स की वैल्यू बाय द टाइम बढ़ाएगा। भले ही उसका लोन बढ़ेगा, लेकिन अगर उसके असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वो बिजनेस लॉस में तो नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सपोज़ आप आज अर्न कर रहे हो, सपोज़ आप 50,000 अर्न कर रहे हो और आप सोच रहे हो मैं सेविंग करूँगा, ठीक है, और आप लोन नहीं ले रहे हो, लेकिन सेविंग करके आप उतना नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर आप आज लोन लेते हो, सपोज़ आप घर ले रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद भले ही आप लोन भर रहे हो, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो चेंज हो रही है ना, मनी की वैल्यू भी कम हो रही है टाइम के साथ साथ। तो अगर आपने एक असेट खरीदा, घर खरीदा लोन लेके, तो भले ही आप लोन भर रहे हो लेकिन जैसा टाइम आगे जा रहा है तो वो घर की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपका असेट बढ़ रहा है, तो आप बेसिकली फ़ायदे में जा रहे हो। आप अपना असेट बढ़ा रहे हो तो आप अपना प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो आप लोन लेके भी खुद का असेट का वैल्यू बढ़ा रहे हो। मतलब क्या है, आप डेट लेके खुद की प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आप डेट नहीं ले रहे हो और आप सेविंग कर रहे हो, सपोज़ एक एग्जांपल जनरल इन लाइफ का बता रही हूँ, तो सेविंग करके आप कितना कमाओगे? बहुत कम चांस है कि आपका अमाउंट, आपका जो आपके पास जो मनी है वो असेट में कन्वर्ट करके आप उसकी उतनी ही वैल्यू करो जितना आप एक प्रॉपर्टी खरीद के लोन लेके करो। ठीक है, तो यही केस हम बिज़नेस में ला रहे हैं। बिज़नेस में क्या कर रहे हैं कि डेट निकालो और असेट्स अचीव करो, ऐसे असेट जिसकी वैल्यू बढ़ेगी और बिज़नेस की जो टोटल वैल्यूएशन है ना वो बढ़ेगी। बिज़नेस की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी तरक्की होगी, आपके बिज़नेस की तरक्की होगी। ठीक है, द अजम्पशन हियर इज दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स विल बी लेस दैन द वैल्यू एडेड बाय दीज एडिशनल असेट्स परचेज थ्रू डेट और बोरोइंग। ठीक है, तो जो बोरोड फंड्स है वो आपके असेट की वैल्यू बेसिकली बढ़ाते हैं और आपके एडिशनल असेट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, परचेज थ्रू डेट और बोरोइंग। दस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड कैपिटल is used to generate much higher valuation with otherwise using only capital would have happened। मतलब अब सिर्फ जितना आपके पास कैपिटल है, पैसा इन्वेस्ट करके उतना नहीं डेट, उतना असेट नहीं जनरेट कर पाते जितना आप लोन भी निकालो और खुद की कैपिटल भी इन्वेस्ट करो। तो आप असेट क्रिएट कर रहे हो, भले लोन लेके कर रहे हो लेकिन असेट क्रिएट कर रहे हो। उससे क्या होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा बिजनेस का, हायर असेट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, इन अ बिजनेस। So in short, financial leverage is a strategy used to borrow funds to enhance return on investment of equity investors। तो मतलब इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप फंड्स बोरो करो और अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। किसके, इक्विटी इन्वेस्टर्स की, क्योंकि अगर बिजनेस के असेट्स बढ़ेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसके बढ़ेंगे, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने एक्चुअल ओनर्स है बिजनेस के, अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनके
प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि फाइनेंशियल लेवरेज कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई एम श्योर कि इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, फिर भी हो सकता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये उन्होंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देके समझाया है, लेकिन अभी यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। As the use of more borrowings increases return on equity, there will be a temptation to keep an increasing borrowings without increasing quantum of equity itself. कैसा होता है कि एक बार लोगों को पता चला कि मैं बोरोइंग करके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ा सकता हूँ, तो लोगों में एक तरीके की भूख हो जाती है, जो भी इन्वेस्टर्स है बिजनेस के, कि नहीं मैं और बोरो करूँगा, मैं और इक्विटी बढ़ाऊँगा, मैं और प्रॉफिट बढ़ाऊँगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद यही चीज़ उल्टी हो जाती है। मतलब क्या है कि फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट आपको क्या बोल रहा है कि सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट मत करो, डेट लो और असेट्स की वैल्यूएशन बढ़ाओ और एट द एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा बोरो करते हो तो क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। बट दिस विल कंस्ट्रेन बाय टू फैक्टर्स। फर्स्ट, एज द रेशियो ऑफ डेट इन रिलेशन टू इक्विटी राइजेस, द लेंडर विल नॉट बी विलिंग टू फर्दर लैंड एट ऑल और विल लैंड एट अ सच हायर इंटरेस्ट रेट विच विल अफेक्ट द एडिशनल वैल्यू जनरेशन। मतलब क्या है, अगर बिजनेस के जो ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उन्होंने एक लिमिट से ज़्यादा अगर बोरो किया तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अफेक्ट करेगा। और फिर जो लेंडर है वो क्या करेगा, हायर इंटरेस्ट रेट पे मनी देगा। उससे नुकसान किसका होगा, जिसने बोरो किया है। सेकेंड, एज द बोरोइंग इंक्रीजेस द क्यूशन टू एब्जॉर्ब एडवर्स बिजनेस इवेंट्स डिक्रीजेस एंड द सरप्लस थ्रू additional assets may actually be less than the cost of borrowing, resulting in reduction in EPS. मतलब समझिए, जैसे जैसे जो शेयर होल्डर्स है, बिजनेस के ओनर्स है, उन्होंने बोरोइंग इंक्रीज़ की, तो अगर इन दैट केस उनके पास जो डेट है, जो लोन है, वो ज़्यादा रहेगा। और अगर भगवान ना करे कल जाके वहाँ पे कुछ बिजनेस में एडवर्स इवेंट हुआ, तो वो इवेंट एब्जॉर्ब करने का, मतलब वो इवेंट में सरवाइव करने का जो बिज़नेस का कैपेसिटी है ना, वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है, वो जो ईएमआई जा रहा है, जो इंटरेस्ट जा रहा है लोन पे, उसमें जा रहा होगा। तो अगर कुछ एडवर्स इवेंट होता है तो वो केस में वो बिज़नेस वो इवेंट को उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उससे होगा क्या, जो सरप्लस आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, अगर बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो भी रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा भी बोरोइंग किया, तो जो बोरोइंग किया है उसके जो ईएमआई है, उसके जो रिटर्न्स है, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट है, वही भरने में सब प्रॉफिट चला जाएगा। उससे क्या होगा, जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है किसका, बिज़नेस के ओनर्स का, वो कम रहेगा। और वो क्या हो जाएगा, एट द एंड जो ओनर्स है, जिन्होंने बोरोइंग ज़्यादा किया है, वो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। आर यू गेटिंग? डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट से ज़्यादा बोरोइंग किया है, तो उतना ही ज़्यादा उनको ईएमआई भी भरना पड़ेगा। तो भले ही असेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो ईएमआई भरना पड़ता है, जो भी रिटर्न भरने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो भरने में ही सब प्रॉफिट चले जाएंगे। फिर हाथ में बचेगा क्या, अर्निंग पर शेयर तो उतना ही रहेगा। तो इसीलिए वो एक ऐसा पॉइंट, फाइनेंशियल पॉइंट, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेट आप ले लो, एक पर्टिकुलर पॉइंट का बोरोइंग आप करो, जहाँ तक आपको बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा, बिजनेस में आपका लेवरेज, मतलब एक तरीके का एडवांटेज रहेगा, लेकिन आप डेट ट्रैप में भी ना फंसो। मतलब आप ज़्यादा बोरोइंग करके प्रॉब्लम में भी ना फंसो और विदाउट बोरोइंग करके लेस लॉस भी मत करो। तो एक पर्टिकुलर लेवरेज पॉइंट, जैसे कि हमने फलक्रम में देखा था ना, सीसॉ के केस में, कि ऐसा पॉइंट मुझे दे दो। फलक्रम में गैलीलियो ने क्या कहा था कि मुझे एक ऐसा पॉइंट फलक्रम में दे दो जहाँ से उसका डिस्टेंस तो ज़्यादा है, लेकिन हेवियर वाले चाइल्ड का डिस्टेंस कम है, तो वो हेवी वाले को उठा देगा। वही केस यहाँ पे है कि एक बिजनेस क्या बोल रहा है, एक फाइनेंशियल लीवरेज एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक लिमिट में आप डेट करो,
आप बोरोइंग करो, उससे एक वो फाइनेंशियल लेवरेज पॉइंट तक असेट्स बनाओ जहाँ से आपके बिज़नेस की वैल्यूएशन बढ़ेगी, आपका बिज़नेस का प्रॉफिट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। और कल उठ के अगर कुछ बिज़नेस में प्रॉब्लम होता भी है, कुछ एडवर्स इवेंट भी होते हैं, तो उसे भी वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बोरोइंग नहीं किया है, तो उसका वो जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉब्लम को झेलने के लिए, उससे गो थ्रू करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है समझ गया स्टूडेंट्स। अभी इसके आगे हम देखेंगे पूरे फॉर्मूलेज। ठीक है, देखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। देयर इज़ नो वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज। द इम्पॉर्टेंट कॉमन मेथड्स टू कैलकुलेट आर एज अंडर। देखिए टोटल 5 मेथड्स है, हम यहाँ पे एक ही मेथड से जाएंगे। ठीक है, लेकिन कौन से मेथड्स है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला मेथड है डेट टू असेट रेशो। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल डेट अपॉन टोटल असेट्स को फॉर्मूला में कैलकुलेट करके फाइनेंशियल लेवरेज निकालना होता है। ठीक है, डेट टू असेट मतलब टोटल डेट अपॉन टोटल असेट्स, ये है पहला वाला मेथड। दूसरा मेथड है डेट टू इक्विटी रेशो। यहाँ पे आपको टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी ऐसा फॉर्मूला में आपको कैलकुलेट करके आप फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकते हो बिजनेस का। तीसरा है डेट टू EBITDA रेशो। नाउ स्टूडेंट्स ये टर्म समझिए क्या है EBITDA मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। मतलब आपका अर्निंग इंटरेस्ट पे करने से पहले, टैक्सेस पे करने से पहले, डेप्रिसिएशन से पहले, ठीक है, एमोर्टाइजेशन से, तो ये सभी चीज़ों से पहले आपका अर्निंग कितना है, इसी को कहते हैं EBITDA। ठीक है, तो डेट टू EBITDA रेशो मतलब टोटल डेट अपॉन EBITDA, इससे भी आप फाइनेंशियल लेवरेज आपके बिजनेस का निकाल सकते हो। तो ये दूसरा मेथड था, ये तीसरा मेथड है। चौथा मेथड क्या है? ड्यू पॉइंट एनालिसिस यूजेस इक्विटी मल्टीप्लायर एज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। दिस इज कैलकुलेटेड एज इक्विटी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। ठीक है, तो आप टोटल एसेट्स को टोटल इक्विटी से डिवाइड करके भी फाइनेंशियल लेवरेज का पॉइंट निकाल सकते हो। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिफ्थ वाला मेथड है। इससे EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT का फुल फॉर्म रहता है अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये फॉर्मूला से भी आप फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थे 5 फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के मेथड्स। एग्जाम में अगर आपको ऑड वन आउट में पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन से मेथड्स है। डेट टू असेट रेशो पहला मेथड है, फिर दूसरा मेथड है डेट टू इक्विटी रेशो, तीसरा है डेट टू EBITDA रेशो, चौथा है ड्यू पॉइंट एनालिसिस जिसमें टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी करते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर मेथड बोल सकते हो, और पांचवा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अभी देखते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एक्चुअल में, डिटेल में और उसके फॉर्मूलेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, इट में एनहांस द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट इट एडवर्सली टू। जैसा मैंने अभी आपको बोला, इसे एक डबल एज स्वॉर्ड भी आप कह सकते हो, जो कि आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी एनहांस भी कर सकती है, लेकिन एक पॉइंट से ज़्यादा अगर आपने इसको यूज़ किया डेट को, तो वो आपके बिजनेस को या आपके जिस चीज़ का भी आप लोन निकाल रहे हो उससे एडवर्सली अफेक्ट भी कर सकता है। द फंडामेंटल रूल ऑफ मॉडरेट, ऑप्टिमम और ओवर यूज विल अप्लाई हियर। In a smaller scenario, business can afford to go for a use above optimal level since the risk or the loss, if any, being small can control easily. मतलब अगर स्मॉलर केस रहेगा, 3 तरीके के उसके टाइप्स रहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज के, मॉडरेट, ऑप्टिमल एंड ओवर यूज़। अगर स्मॉलर सिनेरियो रहेगा तो बिजनेस अफोर्ड कर सकता है एक ऑप्टिमल लेवल तक जाने का, और अगर कुछ रिस्क होता है, कुछ लॉस भी होता है, तो उसे वो आसानी से कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि उसने एक लिमिट में फाइनेंशियल लेवरेज को यूज़ किया है। ठीक है, लिमिट में लोन्स लिए हैं। दूसरा है ऑप्टिमल, मतलब ये इसे आप मॉडरेट, मिडल लेवल भी बोल सकते हो। एन ऑप्टिमल लेवल इज़ द वन विच इज जस्ट राइट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, मतलब जहाँ पे एक मॉडरेट आपका इक्विटी जो भी इन्वेस्टमेंट की है और डेट आपने लिया है, इसका एक मॉडरेट रेशो रहेगा। हाउ वन अराइव्स एट अ राइट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट and a realistic estimate of cost versus benefit। ठीक है, after the exercise of fund infusion effectively completed, एक पर्टिकुलर राइट अमाउंट में आप इक्विटी इन्वेस्ट करो, राइट अमाउंट ऑफ डेट आप लो, और फिर वो केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अ बिजनेसमैन विल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस
or asset once borrowed funds are repaid and determine whether the level could have been achieved without a leverage. तो एक बिजनेसमैन को अपना लेवरेज कैसे फाइंड आउट करना है उसे बेसिकली उसने जितने भी फंड्स बोरो किए, सपोज उसका एक महीने का या एक साल का उसको प्रॉफिट देखना है, उसमें से जितने भी उसने फंड्स बोरो किए उसका जो भी अमाउंट रिपे करना है उसको वो डिडक्ट करना है, और उसके बाद में उसके पास जितना प्रॉफिट बचता है तो उससे उसको देखना है कि क्या उसने कुछ लेवरेज, कुछ एडवांटेज, बेनिफिट अचीव किया है या नहीं. अ साइंटिफिक कन्वर्जन ऑफ मॉडेस्ट, ऑप्टिमल और ओवर यूज इनटू नंबर्स विल गिव यू अ डिग्री ऑफ लेवरेज. वही हम आगे देखेंगे. अ लार्ज प्रोजेक्ट वन हैज़ टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच बिकॉज रिस्क विल बी वेरी हाई एंड अबाउ ऑप्टिमल लेवरेज कैन प्रूव टू बी डिजास्टर्स. मैंने अभी आपको वही बोला, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एक ऑप्टिमल पॉइंट तक अगर आप डेट निकालते हो, अगर आप लेवरेज लेते हो तो बिजनेस में अच्छा है. एक पॉइंट को क्रॉस करते हो तो आगे फिर डिजास्टर्स है. यही सब चीज़ें आपको आगे के पैराग्राफ में भी दी है. अभी आगे का जो पैराग्राफ है स्टूडेंट, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे इम्पॉर्टेंट अभी हम चीज़ें देखेंगे कि ये सब चीज़ें आई कहाँ से. ठीक है, देखिए, हियर वी शुड हैव नो डाउट दैट ईबीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईपीएस एज अ टैक्स रेट एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर कांस्टेंट. ये देखने से पहले, और यहाँ से आपके फॉर्मूले स्टार्ट होंगे, ये देखने से पहले एक कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स आप ये चैप्टर के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सम्स है, वो नहीं समझ पाओगे स्टूडेंट्स. तो बिफोर गोइंग अहेड समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स. देखिए, सबसे पहली बात, ये चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें समझनी है बिज़नेस के केस में. बिज़नेस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेल्स देखते हैं. आपको पहले क्या आएगा यहाँ पे, सेल्स. तो मतलब जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितना भी आपको रिटर्न्स मिल रहा है, जितना आपका सेल्स हुआ, ठीक है, टोटल अमाउंट सेल्स रहेगा. उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे. वेरिएबल कॉस्ट मतलब देखिए, सपोज एक बिज़नेस पकड़ते हैं, कोई भी बिज़नेस पकड़ते हैं जिसका ऑफिस है, उसका सेल्स सपोज हुआ पर ईयर का, एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे अभी, 10 लाख उसका पर एनम सेल्स हुआ, 10 लाख, ठीक है, एक साल में. उसका वेरिएबल कॉस्ट सपोज है 2 लाख या 1 लाख पकड़ते हैं. वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है स्टूडेंट्स बिजनेस में जो कि हर टाइम पे डिफरेंट होता है. जैसे कि आपके बिज़नेस में, आपका ऑफिस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो क्या हर महीने आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेम रहेगा? नहीं. या जैसे कि आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, तो ज़रूरी नहीं हर टाइम आप इक्वल अमाउंट में रॉ मटेरियल लोगे, नहीं, कभी आपका अमाउंट ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा. तो एक ऐसे खर्चे बिज़नेस के जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे, लेकिन उसकी कॉस्ट डिफरेंट है हर साल, हर महीने, ठीक है, उसकी आप सेम कॉस्ट नहीं, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. ये हम सेल्स से घटाएंगे, जहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें हम ऊपर जो दिया है ना वैल्यू, उससे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. ठीक है, तो सेल्स से आपको लेस मतलब वेरिएबल कॉस्ट घटाना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो मिलता है उसी को कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो 10 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 लाख. ठीक है, ये समझा आपको कैसे आया, क्योंकि हम हमेशा सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसी को कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन. बेसिकली कंट्रीब्यूशन मतलब आप ऐसा समझिए कि एक तरीके का आपके पास बचता है एक ओवरऑल प्रॉफिट, जहाँ पे आपने इंटरेस्ट नहीं भरा है, टैक्स नहीं भरा है, सिर्फ आपने जो बिज़नेस की वेरिएबल कॉस्ट है वो दी है. ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन से उसके बाद में आता है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आप हमेशा कंट्रीब्यूशन से लेस मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है, कंट्रीब्यूशन से जब आप फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, सपोज मैंने कैलकुलेट किया, फिक्स कॉस्ट है सपोज 5 लाख ये केस में, तो मैं कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को घटाऊंगी, मतलब 9 लाख माइनस 5 लाख करूंगी तो कितना बचेगा, 4 लाख. तो जब मैं कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो जो बचता है उसी को कहते हैं ईबीआईटी. ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अभी समझिए फिक्स कॉस्ट क्या हो सकते हैं. देखिए, कोई भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो हर महीने, हर साल सेम रहेगा. ठीक है, जैसे कि अगर आपका ऑफिस है, वो आपने वो ऑफिस रेंट में लिया है, तो रेंट क्या हर महीना चेंज होगा? नहीं.
हाँ, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर अलग हो, तो लेकिन मंथली में तो रेंट अलग सेम ही रहेगा ना। तो हर महीना एक फ़िक्स कॉस्ट आप कैंसिल करोगे। या अगर सपोज़ महीने का रेंट मैं पकड़ूँ सपोज़ 50,000, ठीक है, तो 12 मंथ्स का कितना हो, 11 मंथ्स का कितना होगा, उसके हिसाब से जो भी अमाउंट है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं 5 लाख। तो फिक्स कॉस्ट बिजनेस में ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स है, जो कि मुझे फिक्स डिडक्ट करनी ही है हर महीने मेरे प्रॉफिट से, ठीक है। तो मैं हमेशा कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो जो अमाउंट बचेगा उसी को कहेंगे EBIT। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब क्या है कि अभी तक मैंने जो भी इंटरेस्ट, मैंने अगर लोन लिया है तो उसका मैंने इंटरेस्ट नहीं पे किया है, मैंने कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स पे नहीं किया है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मेरे टोटल जो सेल्स है, जो मेरा टोटल अर्निंग है, उसमें से मैंने अपने बिज़नेस की वेरिएबल कॉस्ट घटा दी, फिर मुझे कंट्रीब्यूशन मिला, उसमें से मैंने फ़िक्स कॉस्ट घटा दी, जो कि सपोज़ रेंट है, ऐसा कुछ है, जो भी बिज़नेस का ही एक्सपेंस है लेकिन ये फ़िक्स है, वो घटा दी। तो जो मिला वो है EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। वो यहाँ पे क्या मुझे मिली अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख, क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन मेरा आया था 9 लाख, फिक्स कॉस्ट मैंने अज्यूम की थी 5 लाख, तो आया 4 लाख। अभी देखिए EBIT आने के बाद मैंने बोरोइंग तो किया रहेगा, ऑब्वियसली बिजनेस में बोरोइंग्स तो होते ही है। सपोज़ मैंने कुछ मशीनरी के लिए बोरोइंग किया, ठीक है, कुछ असेट्स के लिए बोरोइंग किया, तो मुझे उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना है, उसका जो EMI वो भी पे करना है। तो सपोज़ मैंने उसका 1 लाख इंटरेस्ट पे किया सपोज़, तो हमेशा मैं जो इंटरेस्ट है वो लेस करूँगी EBIT से, मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगी। जहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लेस लिखा है मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी वो उसके ऊपर दिए हुए टर्म से। तो EBIT से मैंने इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 4 लाख से मैंने 1 लाख सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आपको दिए रहेंगे, हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे भी वैल्यू, लेकिन अभी आप सिर्फ यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। तो EBIT मतलब इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मैंने इंटरेस्ट घटाया तो आय तो गया ना, मैंने इंटरेस्ट तो पे किया EBIT से, घटाया तो आय तो गया, तो बचा क्या EBT, आय गया, इंटरेस्ट पे किया तो बचा क्या EBT। EBT का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब मैंने इंटरेस्ट तो पे किया तो मैंने घटा दिया EBIT से, अभी बचा 3 लाख, वो क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब यहाँ पे मैंने मेरे बोरोइंग के तो रीपे किए हैं अमाउंट, लेकिन मेरा गवर्नमेंट का जो टैक्स है, बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भरना बाकी है। अभी मेरा नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, EBT से मैं घटाऊंगी टैक्स को लेस, मतलब EBT माइनस टैक्स, मैं टैक्स को घटाऊंगी अर्निंग बिफोर टैक्स से। सपोज़ मैंने ये घटाया था 1 लाख रुपीज़, सपोज़ मेरा टैक्स है 1 लाख रुपीज़, तो मैं क्या करूँगी EBT माइनस टैक्स, मैंने बोला ना करेंगे, तो 3 लाख माइनस 1 लाख कितना आया 2 लाख, तो 2 लाख क्या आई अमाउंट मेरी EAT, ओके। तो EBT से जब आप टैक्स माइनस करते हो तो जो आता है EAT, मतलब क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके। तो मतलब ये अमाउंट क्या है EAT स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मेरे पूरे के पूरे जितने भी देने के चीज़ें थी वो दे दी, मतलब मैंने मेरा इंटरेस्ट दिया, मैंने मेरा टैक्स पे किया बिज़नेस का, मैंने मेरे वेरिएबल कॉस्ट थे, कुछ बिल्स रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, कुछ भी ऐसा जो कि एम्प्लॉय की, अगर मैं वेज पे मेरे एम्प्लॉयज़ के रख रही हूँ, ठीक है, वेज पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनकी सैलरी भी अलग अलग रहेगी, जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय रहेंगे, जितने आवर्स वो काम करेंगे। फिक्स कॉस्ट मैंने दे दी, सपोज़ मेरा रेंटल दे दिया अमाउंट, ठीक है, फिर मैंने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, कुछ बोरोइंग किया था तो फिर मैंने टैक्स भी दे दिया, ओके। तो ये सब चीज़ें देने के बाद जो भी बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये रहेगा मेरा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, कि इसके बाद में जो भी अमाउंट मेरे बिजनेस में बचेगा वो मुझे किसी को देने की ज़रूरत नहीं, वो क्या रहेगा मेरा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको PAT भी बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अभी इसे मैं डिवाइड करूँगी, देखिए नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, हर बिजनेस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स रहेंगे, ऑब्वियसली आपको जो प्रॉफिट आएगा तो आप जो ओनर्स है वो ऐसा नहीं बोलेंगे ना मैं खुद से ही ले लूँगा, नहीं, जितने भी लोगों का इक्विटी इन्वेस्टर्स है, इक्विटी में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उनके बीच में प्रॉफिट बराबर का बटेगा ना। तो सपोज़ 10,000 इक्विटी शेयर्स है वो कंपनी के, सपोज़ एक एग्जांपल को लेते हैं, तो 10,000 इक्विटी शेयर है, तो मैं हमेशा अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूँगी। देखिए मैंने ब्रैकेट में डिवाइड भी लिखा है, मतलब क्या है, मुझे EPS अर्निंग पर शेयर निकालना है, ये है टोटल अमाउंट अर्निंग आफ्टर टैक्स, लेकिन ये सब शेयर होल्डर्स की मिलके है ना, इसमें मैंने हर एक शेयर पे एक पर्सन का कितना अर्निंग होगा, क्या ये मैंने निकाला है, नहीं, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़
इक्विटी शेयर्स, तो EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करूँगी तो 2 लाख को मैं 10,000 से डिवाइड कर दूँ अगर, तो जो भी बचता है कितना आया यहाँ पे 20, ये है मेरा EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट है मेरे बिजनेस में इक्विटी में, हाँ स्टूडेंट्स, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स का उनका पर शेयर का अर्निंग कितना है 20। तो ये आया मेरा टेबल का लास्ट फाइनल पार्ट। ओके, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है वो समझिए। देखिए, एक था कंट्रीब्यूशन, हमने बीच में देखा था, जब आप बिजनेस के सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट जो है घटाते हो तो जो आता है वो है कंट्रीब्यूशन। ये निकालने का और एक तरीका है, कभी कभी आपको एग्जाम में ना वेरिएबल कॉस्ट देंगे नहीं, आपको क्या देंगे, सिर्फ सेल्स देंगे और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो देंगे। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं देके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो देंगे। वो केस में कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, सेल्स इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये आपको परसेंट में दे देंगे आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो आपको सेल्स का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का परसेंट अगर आप निकालते हो तो जो अमाउंट आता है उसी को भी आप कंट्रीब्यूशन ही बोल सकते हो, ठीक है, उसी को भी कंट्रीब्यूशन ही कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं, 2 फॉर्मूले, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझना है, अभी इसके डिटेल में नहीं जाना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होता क्या है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी को आगे यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आया है कि ये हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये टेबल नहीं समझा होगा तो आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। और यही टेबल, यही कॉन्सेप्ट हम, ये जो यूनिट 8 है आपका, चैप्टर 8 है मॉड्यूल बी का, इसमें थ्रू आउट हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप बस एक बार ये टेबल समझ लो और फिर ब्लाइंडली, आई कैन से ब्लाइंडली, आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करो और आंसर लेके आओ। यू डोंट हैव टू जस्ट ब्रेक योर हेड अहेड, बट ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हो, चाहे वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो, या चाहे वो डिग्री ऑफ कंबाइन या टोटल लेवरेज हो। ओके, सो स्टूडेंट समझा यहाँ तक आपको? फिर से एक बार रिवाइज करते देखते हैं क्या है। पहले आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चंस में, ठीक है, सेल्स दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट दी रहेगी, तो सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन बिजनेस का। फिर आपको फिक्स कॉस्ट दी रहेगी, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी। ये आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने खुद से अज्यूम किया। बहुत कम केसेस में अगर आपको अज्यूम करना है, वो भी नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप वो अज्यूम सब में सेम कर सकते हो, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम में दी रहेगी। आपको बस ये टेबल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कैलकुलेट करना है और वहाँ पे आंसर टिक करना है, या आंसर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट घटाओ, क्या आएगा, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। EBIT से आप क्या घटाओ, इंटरेस्ट घटाओ, तो आय चला गया, तो बचा क्या, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी बिफोर टैक्स है ना, तो EBT से आप क्या घटाओगे, टैक्स घटाओगे। टैक्स घटाओगे तो EBT अर्निंग बिफोर टैक्स से क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। EBT से टैक्स घटाए, मतलब पहले देखो सीरियली जाएंगे, पहले क्या आया, EBIT में आय आया ना, तो पहले आय घटाएंगे फिर टी घटाएंगे, ठीक है। इसीलिए ऑर्डर भी ऐसा दिया ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले इंटरेस्ट पे होगा फिर ही टैक्स पे होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो EBIT से इंटरेस्ट गया, EBT बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स से टैक्स घटाओ तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, ये क्या आया, सभी शेयर होल्डर्स का है ना, तो अभी अर्निंग पर शेयर चाहिए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स है, कितने लोगों के इन्वेस्टिंग है यहाँ पे, ठीक है, कितने शेयर्स है टोटल, तो एक शेयर का ये निकालना है। देखो लोगों का ऐसा मत समझो, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए ना, क्योंकि सभी शेयर्स का मिलके है, तो शेयर्स जितने रहेंगे पर शेयर निकाल देना। EPS मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर दो, तो जो मिलेगा वो क्या रहेगा, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन निकालने का और एक फॉर्मूला है, सेल्स इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ठीक है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी आगे देखते हैं, यही सभी चीज़ें को देख के कुछ फॉर्मूलेज भी आप समझ लो स्टूडेंट्स अभी, तो आपको आगे ज़्यादा हेड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, ओके। पहला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, उसको DFL भी बोल सकते हो। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज को यूज़ करके, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला है सीधा सीधा वैल्यूज पुट करो, जो कि अभी हमने टेबल्स में निकाले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। मैंने अभी आपको ये सब टर्म्स पीछे समझाई है, तो मैं फिर से नहीं समझाऊंगी स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ अभी ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले हैं, सिर्फ बाय हार्ट करो, बाद में ये हम इसमें ही वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। या आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो, बुक में आपको दिया है।
लेकिन आई वुड सजेस्ट आप ऐसे नोट्स निकालो, और डोंट वरी, इसका पिक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये सब चीज़ें हमें फिर से कहाँ मिलेंगी। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसका फोटो डालूंगी ताकि आपको फॉर्मूला समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये है परसेंटेज चेंज के केस में फॉर्मूला। या दूसरा फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर पेइंग टैक्स, ठीक है। ये अभी हमने पीछे देखे थे ना, ईबीआईटी क्या है, यही है। ईबीआईटी को ईबीटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो जाएगा वो, उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। मैं यहीं पे लिखती हूँ, आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ठीक है। ये परसेंटेज वाला मैं नहीं लिखती क्योंकि जनरली हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो ईजी वाला करेंगे। यहाँ पे हम जनरली ये यूज़ नहीं करेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा ये वाले तो ये करेंगे, लेकिन यही करेंगे, ये आसान है, ठीक है। तो डीएफएल का है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। दूसरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करने के भी दो फॉर्मूले हैं। पहला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और दूसरा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करने का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब वही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं यहीं पे लिखती हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और तीसरा है कंबाइन, ये दोनों का कंबाइन। अगर मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज, तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलता है, दो फॉर्मूले मिलते हैं फिर से। देखिए ये कैसे आया, अगर मैं देखिए डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज या कंबाइन लेवरेज में करती हूँ, इसका मतलब क्या, मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मैं परसेंटेज के केस में ये और ये वैल्यू इक्वल इंटू करूँगी। अगर इंटू करूँगी तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और यहाँ पे परसेंटेज इन ईबीआईटी ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन ईबीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यही तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। टोटल मतलब कंबाइन मतलब क्या, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो वही के अगर परसेंटेज वाला फॉर्मूला में निकाल रही हूँ तो दिस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इनटू दिस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो परसेंटेज चेंज ईबीआईटी ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा वही, ये फॉर्मूला मुझे मिला। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ टोटल या कंबाइन लेवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे भी मैं वैसा ही करूँगी। देखो मैं फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, मतलब मैं क्या करूँगी, ईबीआईटी ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करूँगी। तो ईबीआईटी यहाँ न्यूमरेटर वाला और यहाँ डिनोमिनेटर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में बचेगा ये कंट्रीब्यूशन और डिनोमिनेटर में बचेगा ये ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। वही तो यहाँ पे दिया है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। दिस इज व्हाट, डिग्री ऑफ टोटल और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। ये समझो आपको, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ठीक है। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आई स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ मैंने अभी आपको टेबल में समझाई। आपको एग्जाम में सेल्स दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा, उससे आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे। फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट घटा के ईबीआईटी निकालोगे। ईबीआईटी से आपको इंटरेस्ट दिया रहेगा, वो घटाओगे तो ईबीटी निकलेगा। अगर टैक्स दिया है तो टैक्स घटा के ईएटी निकलेगा। और अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है तो ईपीएस भी निकलेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको एग्जाम में ऐसा टेबल बना के सॉल्व करनी है और यही फॉर्मूलाज में पुटअप करके डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइन या टोटल लेवरेज फाइंड आउट करना है। ओके, इतना आसान है ये। बस आपको ये फॉर्मूले समझने हैं कि ये कैसे आए, कैसे आपको वैल्यूज़ पुटअप करने हैं। बस यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मतलब चैप्टर अभी तक चालू है, ख़त्म नहीं शुरू हुआ है स्टूडेंट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है ना, जो बेसिक क्रक्स है चैप्टर का, बस वो यहाँ पे है। एक बार आपने ये टेबल, ये फॉर्मूलेज, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन आगे दिया हुआ आप वहाँ पे अटकने के चांसेस नहीं है। आप डेफिनेटली, आई कैन से डेफिनेटली आप वो सॉल्व कर पाओगे और आप करेक्ट आंसर निकाल पाओगे। और एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि आपको आगे आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज में। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट सेल्स में जहाँ पे आपका सेल्स इतना हाई इनफ होना चाहिए कि आपके जितने भी कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, आपका रेंटल का बिल हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या आपका बोरोइंग हो, आपका गवर्नमेंट टैक्स हो, वो सभी पे आप कर पाओ, इतना आप अर्निंग कर पाओ।
वो कैपेबिलिटी को, वो अर्निंग के वो पॉइंट को सेल्स के बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मतलब वो पॉइंट पे प्रॉफिट नहीं रहेगा, प्रॉफिट ज़ीरो रहेगा, लेकिन आपके जो देने के जो कॉस्ट है, पे वाले कॉस्ट, वो सब निकल जाएंगे। उतना हाई पॉइंट, उसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वो निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये कहाँ से मिलेगा? फिक्स कॉस्ट तो आपको दिया रहेगा ना टेबल में, देखिए फिक्स कॉस्ट आपको दिया रहेगा डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से अगर डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको समझने हैं। जो समझे बगैर, जो कॉन्सेप्ट समझे बगैर आप इस चैप्टर में आगे बढ़ नहीं सकते, और बढ़ोगे तो आपको कुछ समझेगा भी नहीं, ओके। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में हम ये टॉपिक एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ठीक है। ये आपको वही सब फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन हम ये आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये कैसे आया सब डेरिवेशन। हाँ, ये फॉर्मूला को यूज़ करके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो, आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम बुक में दिए हैं ये डेफिनेटली पेपर में आएंगे, ठीक है। और 2-3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हुआ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज हुआ, सभी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे विथ डिटेल कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियोस, ताकि सभी के एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद हो, और आपकी पढ़ाई जारी रखिएगा। सो थैंक यू।